नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पे। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड्स में उसकी भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये वही वीडियो है जो आपकी हेल्प करेगी। जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैप के ऊपर बेस्ड, चाहे वो प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सी पोर्ट से रिलेटेड हो, सभी तरह के जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसमें मैंने यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश की है। लगभग हम टर्म 1 का सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन के तौर पे कर लेंगे। और आपको पता है कि एग्ज़ाम से पहले जो हमारा एक पूरा दिन होता है या पूरी रात होती है, तो उसमें हम और अच्छे से तैयारी करने पे जोर देते हैं। तो मैप पर आधारित सारे क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले जो है थोड़ा सा बताऊंगा कि वर्ल्ड मैप जो आप देखेंगे वो, और दूसरा आप कि इंडिया मैप से भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन इसमें होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये मैप देखते हैं। ये मैप देखिए, ये इंडिया का पूरा मैप है और यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ डेटा के साथ बताना चाहता हूँ कि क्या वो आपसे पूछ सकता है। आपको पता है कि इंडिया का अगर मैप आया तो आपसे हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई में सबसे ऊपर के रैंक वाला कौन सा राज्य है, वो कौन सा स्टेट है जो एचडीआई रैंक में फर्स्ट है, या वो कौन सा राज्य है जो एचडीआई में सबसे लास्ट है। तो जनसंख्या से रिलेटेड आ सकता है, एचडीआई से रिलेटेड आ सकता है, और प्रवास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट राज्य रहेगा आपके लिए। हिमाचल प्रदेश, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो जनसंख्या, शहरी जनसंख्या के लिहाज से सबसे कम प्रतिशत में वहाँ जनसंख्या रहती है। देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे कम शहरी जनसंख्या। इसका मतलब क्या है, वही प्रतिशत, कि अगर हम परसेंट की बात करें तो बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे कम परसेंट लोग जो शहरी जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है उसमें से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम है बाकी राज्यों के मुकाबले। और जाहिर सी बात है, जब शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम है तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी प्रतिशत में। मैं टोटल नंबर की बात नहीं कर रहा, परसेंट की बात कर रहा हूँ कि प्रतिशत के लिहाज से देखें तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा है परसेंटेज के लिहाज से। अच्छा, सबसे, अब यहाँ पे तो बात हो गई क्या कि सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश है कहाँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरा मार्क किया हुआ है, ये पूरा स्टेट, ये जो है वो ये उत्तराखंड है दरअसल। ओके, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है। ये देखिए यहाँ पे गलत जो है फिल हो रखा है, ये उत्तराखंड है, ये ऊपर वाला जो है ये हिमाचल प्रदेश है। तो ये मतलब जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से सटा हुआ है बिल्कुल। ये जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे गलत जो है भरा गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला भी स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश ही है। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो शहरों में रह रही है वो कौन से स्टेट में है, तो वो है महाराष्ट्र। आपको पता है कि महाराष्ट्र में मुंबई है, ठाणे है, पुणे है, ये सारे शहरी इलाके हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे आबादी भी बहुत अधिक है। तो महाराष्ट्र वो राज्य है, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक शहरी जनसंख्या है। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो अगर आ गया आपसे मैप में फिल करने के लिए या एमसीक्यू में कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक। गोवा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या लेकिन प्रतिशत के लिहाज से, अब देखिए कि नंबर के लिहाज से महाराष्ट्र में है, लेकिन परसेंट के लिहाज से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, गोवा में। गोवा कहाँ है, ये छोटा सा एक स्टेट यहाँ पर है गोवा, बिल्कुल महाराष्ट्र के जस्ट नीचे और कर्नाटक से बिल्कुल ऊपर की तरफ। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन यूटी मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं।
यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो अंडमान हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो या पुडुचेरी हो, दमन हो सकता है, और दिल्ली भी, ये सब जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है प्रतिशत के लिहाज से वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में 95% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या है। उसके अलावा दिल्ली में भी गांव हैं और उनको हम ग्रामीण जनसंख्या में गिनते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो इंडिया मैप में जो है आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन जो है माइग्रेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, यानी कि प्रवास से रिलेटेड आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किस स्टेट से होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्प्रवास करने वाले लोग जो है वो किस स्टेट में, यानी कि अपने राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में बसने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो यूपी के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपना राज्य को छोड़ के कहीं और कमाने के लिए, कहीं और पढ़ने के लिए, कहीं और जो है रहने के लिए चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा उत्प्रवास कहाँ से होता है? सबसे अधिक उत्प्रवास वाला राज्य, यानी कि उत्प्रवास का मतलब क्या है? अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में बसने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा उत्प्रवास कहाँ के लोग करते हैं? यूपी के। तो यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेंट होते हैं यहाँ यूपी छोड़ के वो बाकी गुजरात में, पंजाब, हरियाणा हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है वो, या चेन्नई हो सकता है, वहाँ वो काम करने के लिए जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो लगभग 22 करोड़ की जनसंख्या के साथ यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। तो 2 क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड आ सकते हैं। पहला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, और दूसरा, सबसे अधिक उत्प्रवास वाला राज्य। अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जो बसने चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, उस पूरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यूपी से है। बिहार भी जो है नंबर 2 पे आता है। फिर बिहार है, बंगाल है, ये सारे वो राज्य हैं जहाँ से उत्प्रवास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? यूपी से। महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ सबसे अधिक अप्रवास होता है, यानी कि अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में। तो जितने भी ये राज्य हैं वहाँ से जो लोग निकल के कहीं और किसी और राज्य में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन माइग्रेंट होता है, यानी कि अप्रवासी सबसे ज़्यादा आते हैं। यूपी, बिहार से, बंगाल से, इसके अलावा गुजरात से भी बहुत सारे लोग जो हैं महाराष्ट्र जाके बसते हैं, वहाँ काम वाम करते हैं। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक अप्रवास वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। अरुणाचल प्रदेश, एपी का मतलब यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कम है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े इलाके में सबसे ज़्यादा कम लोग। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग। तो 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे कम लोग जहाँ रहते हैं वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? बिहार का है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र, मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, ये चीज़ हो गई आपके। ठीक है, तो ये ये प्रवास से रिलेटेड है और जनसंख्या से रिलेटेड, और ये जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड। इसके अलावा HDI से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि किस राज्य का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है HDI के हिसाब से, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी सबसे अच्छी कहाँ की है, एजुकेशन फैसिलिटी का सबसे अच्छी कहाँ की है। इसके अलावा अब जो PDS सिस्टम है या वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है वो सबसे अच्छा कहाँ पे है, तो वो इसको ये बहुत आता है। अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं। HDI में जो सबसे ऊपर की रैंक वाला जो राज्य है, यानी कि जब HDI की रैंक बनाई जाती है उसमें से सबसे नंबर 1 जो हमारा स्टेट है वो है केरला। केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा वहाँ का PDS सिस्टम, वहाँ का वेलफेयर सिस्टम जो है सबसे अच्छा है, इसीलिए HDI के रैंक में वो सबसे प्रथम है। तो केरला से रिलेटेड आ सकता है कि सबसे ज़्यादा HDI वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरला है। और सबसे नीचे कौन है HDI में? सबसे नीचे है छत्तीसगढ़।
ये छत्तीसगढ़। तो केरला सबसे हाईएस्ट HDI वाला है और सबसे लोएस्ट HDI छत्तीसगढ़। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंडियन स्टेट से रिलेटेड आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ का मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन किन शहर की है। तो देश में कुछ ही ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है और बेंगलोर है। ये आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लोकेटेड कहाँ है, ये है कहाँ। तो दिल्ली आपको पता है ये है, इसके अलावा कोलकाता यहाँ है, मुंबई ये रहा, बेंगलोर और उसकी के बगल में चेन्नई। याद रखिए बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल की राजधानी है और दिल्ली तो अपने आप में जो है यूनियन टेरिटरी है। तो ये 5 वो शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या आपसे पूछ सकता है, और सबसे अधिक ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि वो कौन से राज्य हैं जहाँ गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें। तो गेहूं और गन्ना के मामले में यूपी सबसे आगे है। ये रहा यूपी, पूरा वेस्टर्न यूपी जो है वो गन्ना उगा रहा है। तो गेहूं और गन्ने के मामले में यूपी सबसे आगे है। ज्वार के मामले में जो है वो महाराष्ट्र सबसे आगे है। कपास और मूंगफली के मामले में गुजरात सबसे आगे है। चावल और जूट के मामले में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है। चाय के मामले में असम सबसे आगे है और कॉफ़ी के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। ये जनरल सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में पता भी होगा, तो ये भी आपको जानना चाहिए और ये भी जो है आपको इम्पोर्टेंट आ सकते हैं। तो सबसे अधिक उत्पादन वाले राज्य पूछ सकते हैं आपसे। और चलिए अब हम वर्ल्ड वाले पे आ जाते हैं। और वर्ल्ड आपको पता है कि मैक्सिमम बार जो है वर्ल्ड मैप ही आया है और अभी प्री बोर्ड में भी वर्ल्ड मैप आया था। तो हम वर्ल्ड मैप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जो है महाद्वीप के बारे में पता होना चाहिए। ये महाद्वीप हैं, देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये जो पूरा डार्क रेड आपको दिख रहा है, कत्थई कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एशिया है। ये पूरा एशिया है। याद रखिए ये जो हिस्सा है ये रूस का है, ये पूरा हिस्सा रूस का है। ये जो ग्रीन ग्रीन पे भी मेरा हाथ जा रहा है ना, ये पूरा रूस का हिस्सा है। लेकिन रूस का कुछ भाग जो है वो यूरोप में भी पड़ता है और ज़्यादातर भाग जो है वो एशिया में पड़ता है, इसीलिए उसे यूरेशिया नाम से भी जाना जाता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों में, तो वो यूरेशिया। अच्छा, बाकी ये जो है यूरोप है, ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीकी महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका, अब आप देखिए ये पूरा अमेरिका है लेकिन ये साउथ है तो इसके दक्षिण अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। अच्छा ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका आपको पता होना चाहिए, यहाँ कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है। दक्षिणी अमेरिका आपको पता होना चाहिए, ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये छोटा सा जो आपको मार्क दिख रहा होगा ये न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप बाकी मैप के जो सवालात हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ मैंने आपको, ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप की में ही जो मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। देखिए अब ये वर्ल्ड मैप था, मैंने आपको बताया ये पूरा जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ मैंने क्या बताने की कोशिश की है, यहाँ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अपने अपने महाद्वीप में अफ्रीका पूरा एक महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका पूरा एक महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका ये एक महाद्वीप है। अपने महाद्वीप में वो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के लिहाज से, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है। जैसे कि हम बात करें कि भाई दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है पूरा, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का वो कौन सा देश है जो एरिया के लिहाज से, जो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है। तो ये पूरा जो देश आपको दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा है। बाकी छोटे छोटे आपको देश दिख रहे होंगे, ये वाला देश जो है पूरा सबसे बड़ा है पूरे साउथ अमेरिका में, और ये क्या है, ब्राज़ील है। ये ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से। नॉर्थ अमेरिका का वो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है, कनाडा।
याद रखना कि अमेरिका भी, जो अमेरिका हम कहते हैं वो दरअसल हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कह रहे हैं, पर अमेरिका जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है महाद्वीप के लिहाज से बटे हुए हैं, और फिर नॉर्थ अमेरिका का एक देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका कहते हैं। खैर वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? कनाडा, क्षेत्रफल के लिहाज से, एरिया के लिहाज से। अच्छा, इस पूरे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ही जो है वो सबसे बड़ा देश है, और एशिया महाद्वीप में जो है वो चाइना सबसे बड़ा देश है, आबादी के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के लिहाज से भी। रशिया को हमने यहाँ कंसिडर ही नहीं किया है, क्योंकि उसे जो है यूरेशिया का भाग माना जाता है। मैंने आपको बताया कि उसका लगभग 25% जो उसकी भूमि है वो यूरोप में पड़ती है, और 75% भूमि जो है वो एशिया में है। तो इस वजह से जो है आप देखेंगे कि आपके बुक में भी और आपके जो भी आपका रिफ्रेशर और सपोर्टिव मटेरियल है उसमें जो है एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के लिहाज से चाइना को बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस महाद्वीप में कौन सा देश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा है। रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब ये वही है, मैंने आपको ये अफ्रीका के बारे में नहीं बताया। हाँ, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है, अफ्रीकी महाद्वीप का जो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा अल्जीरिया है, ये देश जो पूरा है वो अल्जीरिया है। आप मैप में देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग मैप लेकर बैठेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ, अब ये फिल किया हुआ मैप है पूरा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर 1 पे आपसे पूछ लिया कि उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश, तो वहाँ होगा नंबर 1 पे क्वेश्चन होगा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के लिहाज से। तो अब आपको वहाँ पे जो है ऑप्शन 4 दिए होंगे, क्योंकि अब भरना तो है नहीं, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कनाडा भी होगा। ये कनाडा है, मैंने आपको अभी बताया। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के लिहाज से ब्राज़ील है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के लिहाज से अल्जीरिया है। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के लिहाज से फ्रांस है। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के लिहाज से चाइना है, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही। ठीक, तो ये फ्रांस भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने फ्रांस यहाँ पे किया हुआ है। मैं आपको अगर जूम करके दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, ये जो है पूरा अल्जीरिया और ये पूरा जो है फ्रांस है। तो ये यूरोप में पड़ता है और ये जो है अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है और जो हमसे पूछा जा सकता है वह है संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, आखेट जिसे हम कहते हैं। मतलब जंगलों में जो लोग रहते हैं, जो शिकार करके अपना जो है जीवन बिताते हैं, वो है निर्वहन संग्रहण क्षेत्र। किस इलाके के जो इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा निर्वहन करने के लिए संग्रहण किया जाता है, आखेट किया जाता है, वो कौन सा इलाके हैं संसार के? तो आप एक बात बताइए कि वो कौन से इलाके होंगे जो आखेट के ऊपर निर्भर होंगे, संग्रहण के ऊपर निर्भर होंगे, मतलब जंगली जानवरों के ऊपर जो है वो निर्भर होंगे, वो कौन से, या जंगलों के ऊपर जो है प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होंगे, वो उस तरह के क्षेत्र होंगे जहाँ पर फसल उगाना, खेती करना, कृषि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी कि वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा कठोर होगी। सही बात है। कठोर जलवायु से मतलब क्या है? मतलब या तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी। तो ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा जो है निर्वहन संग्रहण के वो क्षेत्र माने जाते हैं, यानी कि वहाँ पे आखेट किया जाता है, वहाँ पे जो है प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं और जो है संग्रहण के द्वारा जो है अपने जीवन बिताया जाता है। तो अब देखिए कि वो कौन से क्षेत्र हैं। तो ए ये है। तो सबसे ये मैंने आपको बता दिया, ये कनाडा है पूरा। उत्तरी अमेरिका का ये क्या है? कनाडा है। तो ये उत्तरी कनाडा हो गया। ये क्या हो गया? उत्तरी कनाडा। ये पूरा कनाडा है।
और इस पूरे देश का अगर हम ऊपरी भाग मान के चलें तो वो क्या हो जाएगा, उत्तरी कनाडा। तो उत्तरी कनाडा है इसमें से एक। फिर ये देखिए आप, ये पूरा ब्राज़ील का ये वाला जो हिस्सा है, ये दरअसल अमेज़न का बेसिन है। अमेज़न नदी यहाँ से बहती है और पूरा वो बेसिन बनाती है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा जो है जंगल है, दुनिया के बहुत बड़ा जंगल यहाँ पे मौजूद है, और इसलिए हम इसे अमेज़न बेसिन कहते हैं। तो अमेज़न बेसिन में भी जो है बड़े अमेज़न बेसिन भी जो है वो निर्वहन संग्रहण क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। तो अगर यहाँ आ गया और पूछ दिया, जैसे बी आपको दे दिया और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि दक्षिण अमेरिका का एक संग्रहण निर्वहन क्षेत्र, वो कौन सा है, वो है अमेज़न बेसिन। इसी प्रकार से ये अफ्रीका है। अफ्रीका में आपको पता है ये इलाके को मार्क किया हुआ, ये क्या है, ये आपको पता है सहारा का मरुस्थल है ना। सहारा का मरुस्थल जो है ज़्यादातर यही है। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है। अच्छा, आगे देखिए डी, ये कौन सा इलाका है, ये उत्तरी यूरेशिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पूरा रशिया है हम उसे यूरेशिया का भाग मानते हैं, और अगर ये पूरा रशिया है, ये पूरा हिस्सा जो है वो रशिया में आता है, ये पूरा हिस्सा। ठीक, अब इस हिस्से का बिल्कुल नॉर्थ पार्ट आपको बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ यूरेशिया या उत्तरी यूरेशिया। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, डी पे उत्तरी यूरेशिया। और अंतिम में ये आ जाता है ये भाग जो एशिया के एकदम दक्षिण में है और पूर्व में है। ये पूरा एशिया है तो इसके दक्षिण में है और इसके पूर्व में है। देखिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो एशिया के दक्षिण वाला हिस्सा भी है ये। तो निर्वहन संग्रहण क्षेत्र में आता है, पांचवी जगह जो है वो क्या है, ये पूरा हमारा जो है ये वाला इलाका आता है। इसके अलावा बाद ये सब भी, तो दक्षिण पूर्वी एशिया इसके अंदर आते हैं। तो ये कुछ 5 मुख्य क्षेत्र हैं पूरे संसार में जहाँ प्रमुख रूप से निर्वहन संग्रहण किया जाता है, और ये सारे ही जो है कठोर जलवायु वाले क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ संग्रहण किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए क्या किया जा रहा है, संसार के प्रमुख चलवासी पशुचारण क्षेत्र। अब ये चलवासु पशुचारण क्या क्षेत्र कौन से होते हैं, देखिए जो लोग पशु तो पालते हैं पर उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी बहुत लोग जो हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ को लेके चलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा शहर में, वो चलवासी पशुचारण ही होते हैं। तो संसार में वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य रूप से या ज़्यादातर चलवासी पशुचारण किया जाता है। मतलब ऐसा पशु तो पालते हैं, बड़े पैमाने पे पालते हैं और उनका काम होता है पशु पालना। एक ही तरह के हो सकता है उसमें, या तो बकरी पाले या तो भेड़ पाले, पर उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। वो ऋतु के हिसाब से जो है अपने मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो वो कौन से क्षेत्र हैं संसार के जहाँ मुख्य रूप से जो है या प्रमुख रूप से चलवासी पशुचारण के क्षेत्र में आते हैं। देखिए फिर तो सबसे पहले देखिए अफ्रीका का ये भाग, ये पूरा अफ्रीका है, ये पूरा क्या है क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया ये अफ्रीकी महाद्वीप है। अफ्रीकी महाद्वीप का ये मार्क हो रखा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, उत्तरी अफ्रीका कहलाएगा, क्योंकि अफ्रीका के नॉर्थ में है। ये आपका ये इलाका क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। देखिए साउथ में है तो दक्षिण, और साउथ के जो है पश्चिम में है, साउथ में है तो दक्षिण, और क्योंकि पश्चिम में है तो दक्षिण पश्चिम इसका नाम हो जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट हो जाएगा। हाँ, साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका ये। अच्छा, ये इलाका जो मार्क है ये क्या है, ये मेडागास्कर, ये पूरा देश ही है। तो मेडागास्कर ये है, मेडागास्कर में भी जो है चलवासु पशुचारण किया जाता है। इसके अलावा ये जो है ये हमारे जो है इसमें कई सारा एशिया का भाग भी है। इसे हम अरब एरिया कहते हैं, पूरा अरब पेनिनसुला है ये, अरब प्रायद्वीप, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं और इन देशों को हम अरब कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ सऊदी अरब भी है, यहाँ जो है यूएई है, यहाँ जो है ईरान है, यहाँ जो है इराक है, सीरिया है, ये सारे देश जो हैं इसमें आते हैं। तो ये अरब प्रायद्वीप हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे देश। इसके अलावा ये क्षेत्र देखिए फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। ये जो क्षेत्र है ये चाइना से ऊपर जो है यहाँ पे मंगोलिया नाम का एक देश है। याद रखिए, रूस और चीन के बीच में एक देश है मंगोलिया, बहुत शांत देश है। पहले के वहाँ के लोग बड़े खतरनाक होते थे, खैर ये मंगोलिया है। तो यहाँ पे मंगोलिया क्षेत्र हो जाएगा। याद देखिए
उत्तरी अफ्रीका, ये वाला बी इलाका माना गया है, ये इलाका बी है, तो ये अरब प्रायद्वीप। फिर थोड़ा और आगे निकलोगे तो ये सी इलाका है, ये है मंगोलिया, ठीक है, यहाँ भी किया जाता है। अब देखिए ये मेडागास्कर है और ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। इसके अलावा ये जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ, ये पूरा साइबेरिया का जो इलाका है, ये साइबेरिया से बिल्कुल, जिसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, है ना, टुंड्रा प्रदेश है ये यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश है। यहाँ तो साल भर जो है आप देखेंगे कि बर्फ़ ही पड़ रही है, और ठंड के मौसम में तो यहाँ और बुरा हाल होता है। तो जैसे ही मान लीजिए ठंड आती है तो ये चलवासी पशुचारण जो होंगे ये किस तरफ आ जाएंगे, ये साउथ की तरफ वापस लौट जाते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो ये नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलवासी पशुचारण का यही जो है वो यही जो है उनका पूरी प्रवास होता है, ये प्रवास कर जाते हैं ऋतु के हिसाब से। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा चलवासु पशुचारण होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। अब देखिए वो भी पशुपालन है, और यहाँ भी जो है पशु को पाला जा रहा है, पर यहाँ कमर्शियली तरीके से पाला जाता है। चलवासी पशुचारण में मैंने जैसा आपको बताया कि उनका कोई एक ठिकाना नहीं है, ना उनके पास जो है डॉक्टर्स होते हैं अपने पशुओं के इलाज के लिए, ना उनके पास जो है चारे की एक व्यवस्थित जगह होती है, वो जहाँ चारा मिलता है वहाँ उस अपने पशुओं को लेके जाते हैं। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या, ये बिल्कुल अलग है। तो दुनिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो मैंने आपको दिखाया मार्क करके, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कमर्शियल तरीके से पशुओं को पाला जा रहा है। बड़ी संख्या होती है इनके पास, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं इनके पास। वहीं पे इनके पास चारे की व्यवस्था होती है, जहाँ ये जो है साल भर जो है घास या बाकी चारे जो है उगाते हैं खुद, और फिर जो है उसी से अपने पशुओं का पोषण करते हैं। इनके पास डॉक्टर्स होते हैं, अपने पशुओं का इलाज करने के लिए मशीनों से जो है इनका दूध निकाला जाता है। इसके अलावा जहाँ आप देखेंगे कि ये इतना व्यवस्थित होता है कि यहाँ बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। चलवासी पशुचारण में पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है, पशु ही जो है वो उनकी पूंजी है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत जो है कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है। अच्छा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वाणिज्य पशुधन पालन हो रहा है। कौन से हैं? देखिए ये अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका पूरा भाग यहाँ हो रहा है। इसके अलावा ये देखिए रूस, ये रूस का इलाका है, और ये पूरा मध्य एशिया है, क्योंकि एशिया के बिल्कुल बीच का इलाका है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य एशिया। तो रूस और मध्य एशिया के इलाके में किया जाता है ये। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि दक्षिण में है और पश्चिम में है, तो अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम इलाका। और ये देखिए अर्जेंटीना और यूरुग्वे का पूरा जो है, अर्जेंटीना भी एक देश है और यूरुग्वे भी अपना एक पूरा एक देश है, वहाँ भी ये बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, वहाँ भी जो है पशुपालन होता है। इसके अलावा आप देखिए न्यूजीलैंड तो आपको पता ही है कि मिल्क प्रोडक्शन में कितना आगे है, तो वहाँ तो जो है गाय और भैंस का जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है पशुपालन होता है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे वो देश हैं जहाँ पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पे होता है और वाणिज्य तरीके से होता है, कमर्शियल तरीके से होता है। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं इनके पास, बहुत ज़्यादा जो है ये डॉक्टरों का इस्तेमाल, इसी मशीनरी और अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके जो है ये पशुओं को पालते हैं। तो ये वो क्षेत्र हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई ना कोई इलाका ज़रूर आएगा, देखना है इसमें से। अब जैसा मैंने आपको बताया, ऐसे ही जो है कुछ वाणिज्य अनाज कृषि भी हो रही है। अब कृषि तो पूरे दुनिया भर में हो रही है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है ये? तो खेती हो रही है, ठीक है, पर बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी किस्म के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी बाकी चैनल्स पे, आपने देखा होगा या यूट्यूब पे भी, कि जहाँ तक देखो वहाँ तक जो है एक ही खेत है और वहाँ जो है केवल गेहूँ ही उगाया जा रहा है, और बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं लगी हुई, वो उसको जो है साफ़ कर रही होती है, खेत को साफ़ कर रही होती है, फसल काट रही होती है। यहाँ से जो है वो फसल काटती भी चली जाएगी, और जो भूसा होता है वो एक तरफ और जो अनाज है वो एक तरफ हो जाता है। तो ये सब वहाँ पे होता है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विस्तृत बड़े पैमाने पे जो है वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। अच्छे किस्म के जो है वहाँ पे पूरा मैदानी है जहाँ पूरा खेती हो रही है, पूरा इलाका ही है जहाँ बड़े बड़े खेत हैं। कौन से हैं? देखिए ये पूरा जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का ये जो क्षेत्र है, प्रेरीज, आपने पढ़ा भी होगा, प्रेरीज जो है वो उसे
गेहूं का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बहुत बड़े बड़े खेत है वहाँ पे, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रेरीज का मैदान है ये पूरा। उत्तरी अमेरिका का वो क्षेत्र जहाँ विस्तृत वाणिज्य कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। ये पूरा प्रेरीज है। दक्षिणी अमेरिका का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है? वह है पंपास। ये पूरा पंपास। अच्छा, अफ्रीका का वो क्षेत्र कौन सा है? ये तो ये दक्षिण अमेरिका के में आता है। वेल्ड्स इसका नाम है, वेल्ड्स। ठीक है। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये डाउन्स है। और न्यूजीलैंड में शायद यहाँ नाम नहीं दिया है, कैंटरबरी नाम है उसका, कैंटरबरी। आप सर्च कर लीजिएगा कैंटरबरी। इसके अलावा ये पूरा यूरेशिया का भाग है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो भाग है वो क्या है, कहलाता है यूरेशिया। क्यों? क्योंकि इसका ये काफ़ी ज़्यादा भाग जो है एशिया में पड़ता है और ये पूरा भाग जो है वो यूरोप में पड़ रहा है। तो वो यूरेशिया, यूरोप का यू और एशिया का एशिया, तो यूरेशिया। ये पूरा जो मैदान है वो स्टेपीज कहलाता है। स्टेप कह सकते हैं आप, स्टेपीज लिखा हुआ है। तो ये वो 5-6 जगह है, प्रेरीज, पंपाज, ये शायद अर्जेंटीना में पड़ता है, ये दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स, और ये यूरेशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और ये न्यूजीलैंड है। ये आपको दिख रहा होगा, कैंटरबरी यहाँ पे है, कैंटरबरी। पूरे वो मैदान है जहाँ पे विस्तृत रूप से वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। बड़े पैमाने पे जो है अनाज का प्रोडक्शन होता है। आगे देखते हैं। अच्छा, संसार के वो क्षेत्र जहाँ मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि का मतलब क्या है? वहाँ पशुओं को भी पाला जाता है, वहाँ अनाज की भी कृषि होती है, इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। ये सारे मिश्रित कृषि के क्षेत्र हैं। मतलब जहाँ क्या कह रहा हूँ मैं कि पशुपालन भी हो रहा है और अनाज भी उगाया जा रहा है, उसे मिश्रित कृषि के क्षेत्र कहते हैं। तो ये यूरेशिया का पूरा भाग है। ये बहुत ज़्यादा जो है क्षेत्र पूरा रूस के अंदर आता है। ये रूस का क्षेत्र है पूरा, और ये यूरेशिया है। तो यूरेशिया और रूस का क्षेत्र में हो रहा है। उत्तरी अमेरिका में हो रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं उत्तर पूर्वी अमेरिका में हो रहा है। इसके अलावा ये देखिए आप, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हो रहा है। ये दक्षिण में है और पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हो रहा है। और ये 2 क्षेत्र हैं इधर साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। इसे हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मिश्रित कृषि के क्षेत्र हैं ये। आराम से आप जब आप इलाके पहचान जाओगे कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली मैप को MCQ करने में। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी जो है वीडियो है, पूरा सिलेबस है। इसके अलावा हम MCQ और बहुत रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है लाते रहते हैं। तो आपको अगर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है तो। इसके अलावा आप शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा, डेयरी कृषि। देखिए, डेयरी कृषि जो मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जैसे न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ तो दूध का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो डेयरी कृषि कहाँ होती है? वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य रूप से जो है या बड़े पैमाने पर डेयरी कृषि हो रही है? तो पूरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट आप देखें, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं इसे, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला पार्ट दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है भाई, न्यूजीलैंड। ये उत्तर पश्चिमी, पश्चिम उत्तर लिखा है, हाँ पश्चिम उत्तर यूरोप के पश्चिम का पार्ट पूरा का पूरा जो है वहाँ मिश्रित डेयरी कृषि हो रही है। इसके अलावा कनाडा का कुछ भाग है और पूर्वी अमेरिका है। ये अमेरिका है, आपको पता होना चाहिए, ये पूरा अमेरिका है और ये कनाडा है। तो कनाडा का थोड़ा सा पार्ट और उसके अलावा पूर्वी अमेरिका, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ डेयरी कृषि हो रही है। तो डेयरी कृषि में लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा है? न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो है डेयरी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड तो बहुत आगे है। इसके अलावा देखिए, शायद ना आए कि हवाई अड्डे के बारे में शायद आपसे ना पूछें क्योंकि बहुत सारे हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट जो दुनिया में हवाई अड्डे हैं यानी कि एयरपोर्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। मार्क करके दे देंगे आपको और बोलेंगे कि बताओ ये कौन सा एयरपोर्ट है। जैसे
जैसे ये डार्विन है, या न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, जापान का जो है टोक्यो है, चाइना का बीजिंग है, इंडिया का मुंबई है। इसके अलावा ये जेदा है, अदान है, हाँ अदान है। इसके अलावा नैरोबी है, जोहानिसबर्ग है, मॉस्को, रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को। इसके अलावा जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की राजधानी आपको पता है लंदन है, ये लंदन। फ्रांस की राजधानी पटना बोलने वाला था मैं फ्रांस की राजधानी पटना बोलने वाला था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में का एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का रोम एयरपोर्ट। इसके अलावा अमेरिका का शिकागो है, मैक्सिको है, और आप देख सकते हैं सैंटियागो जो है। ये सारे वो एयरपोर्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई एक आपसे पूछ सकता है। क्या चांस है सबसे ज़्यादा पूछने के? वेलिंगटन बहुत चांस होते हैं, बीजिंग बहुत चांस होता है, मॉस्को बहुत चांस होता है, और जोहानिसबर्ग जो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जोहानिसबर्ग। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता। जेदा भी आ सकता है, वैसे जेदा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको पता होने चाहिए। आप जितना याद रख सकते हैं उतना काफ़ी है, क्योंकि एक दिन पहले आप जो है इसे देख रहे हैं, तो अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है तो वेल एंड गुड। सी पोर्ट की हम बात करते हैं। सी पोर्ट, बंदरगाहों का मतलब है सी पोर्ट। तो सी पोर्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए कि जापान का जो योकोहामा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइना का शंघाई और हांगकांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ, ये पूरा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे इलाके में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में है, एक डरबन और एक केप टाउन। तो केप टाउन आप देखिए कि यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट होता है, या जितने भी जो है जो बड़े बड़े जहाज हैं वो निकलते हैं, वो केप टाउन होकर ही जो है इस तरफ से जाएंगे। बाकी इन पूरे बंदरगाहों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इनमें से इम्पॉर्टेंट है, वो है स्वेज। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि स्वेज कैनाल में, दरअसल एक नहर है, स्वेज नहर कहते हैं इसे, स्वेज नहर इजिप्ट में पड़ती है, मिस्र में पड़ती है। तो वहाँ जाके जो है एक जो जहाज़ है वो उसमें अटक गया था, रुक गया था, फंस गया था नहर में। पूरा नहर है यहाँ पे। उस वजह से हज़ारों जो जहाज़ हैं वो लाइन में खड़े हुए थे, बहुत लंबी जाम जैसा लग गया था एकदम। आप सोचिए पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट जो है वो रुका पड़ा था। सबसे ज़्यादा ये क्यों है ये इंपॉर्टेंट? देखिए, अगर स्वेज नहीं होता, ये अगर मान लीजिए स्वेज नहर नहीं होती या स्वेज वाला पोर्ट नहीं होता, तो यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना, वो सबको अगर वहाँ उन्हें यूरोप जाना है तो उन्हें घूम कर ऐसे जाना पड़ता, इस तरह से, इस तरफ से जाना पड़ता, इस तरफ से घूम के जाना पड़ता। मान लीजिए कोलकाता से कोई सामान जाना है लंदन, तो उसे इस तरफ से जाना पड़ता है, ऐसे। लेकिन स्वेज नहर बनने से या स्वेज पोर्ट से क्या फ़ायदा है कि आप कोलकाता का सामान सीधा जो है यहाँ से शॉर्टकट में लेके जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेज। इसके अलावा यहाँ पनामा नहर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख लीजिए कि वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है, इसके अलावा कराची बहुत इंपॉर्टेंट है। हैम्बर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्थ केप, हैम्बर्ग, लंदन शायद इतना इंपॉर्टेंट ना रहे, पर नॉर्थ केप और हैम्बर्ग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इसमें रहेगा। आगे देखिए, हाँ जी, कुछ मेगा सिटी, दुनिया की कुछ मेगा सिटी का मतलब बहुत बड़ी जो सिटी है दुनिया में। वैसे तो आप देखेंगे कि हर देश की जो राजधानी होती है वो मेगा सिटी में गिनी जाती है, पर कुछ मेगा सिटी है जो, जैसे आप बड़ी सिटी कह सकते हैं, जो महानगर हैं, बिल्कुल महानगर से भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है दुनिया की सबसे बड़ी। आप कुछ तो इसमें से कॉस्मोपॉलिटन भी है। अब देखिए, न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है दुनिया की, लंदन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पॉलो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिल्ली है, मुंबई है, शंघाई है, टोक्यो है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। मॉस्को बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इज़राइल का जो तेल अवीव है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे हैं, ये आपको कुछ पता होने चाहिए। देखिए कि आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपको और पता होना चाहिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, जो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक में, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रैंक वाला देश कौन सा है, यानी कि फर्स्ट रैंक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है, मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्वे मैप में है कहाँ। वो मार्क कर देंगे और बोलेंगे नंबर 1 रैंक वाला, नंबर 1 HDI रैंक वाला देश। आपको पता होगा नॉर्वे, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो लोकेटेड कहाँ है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ है ये पता होना चाहिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पता होना चाहिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। तो आपको पता होना चाहिए चीन है और चीन कहाँ है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं वो किस देश में रह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैप पे पता होना चाहिए, आंसर तो पता होना ही चाहिए। मैप में वो कहाँ लोकेटेड है, वो शहर, वो देश, वो एयरपोर्ट, वो क्षेत्र, चाहे वो संग्रहण के क्षेत्र हों, चाहे वो भूमध्य सागरीय कृषि करने वाले क्षेत्र हों, ये सारे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो है आपके काम आएगा ये। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।